अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज के इस क्लास में हम लोग CS 201 लेक्चर नंबर 26 को पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग में लेक्चर नंबर 26 में हमारे पास जो टॉपिक हम लोगों ने कवर करने हैं वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नाउ लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रक्चर्ड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कुछ फ़र्क देखे थे, तो वहाँ पर हम लोगों को पता चला था कि जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है उसमें कुछ लिमिटेशंस है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उससे भी हमारे पास अच्छा काम कर सकते हो। तो आज से हम अपनी वही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास जो चंद चीज़ें पहले पढ़नी पड़ती है वो है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। क्लास किस तरह बनाई जाती है, इसके अंदर किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ क्लास क्या होता है, कंस्ट्रक्टर और ये तमाम डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट इन अ कंस्ट्रक्टर, ये हम लोगों ने तमाम इसको पढ़ना है। सो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि व्हाट आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। नाउ अ क्लास इंक्लूड बोथ डेटा मेंबर एज वेल एज अ फंक्शन टू मैनिपुलेट दैट डाटा। क्लास हमारे पास डेटा मेंबर्स यानी कि वेरिएबल्स और फंक्शंस के कम्बिनेशन को बोला जाता है। अब फंक्शंस हमारे पास उसी डेटा मेंबर को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब कि कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शंस इज कॉल्ड टू मैनिपुलेट डाटा इज कॉल्ड क्लासेस, उसको क्लास बोला जाता है जस्ट। अब दीज फंक्शन आर कॉल्ड मेंबर फंक्शन। अब ये जो फंक्शंस हम लोग अपनी क्लासेस में यूज़ करेंगे इनको बोला जाता है मेंबर फंक्शन, या वी आल्सो कॉल द मेथड्स, इनको मेथड्स भी बोला जाता है। सो अ क्लास हैज़ डेटा। अब क्लास के अंदर कुछ ना कुछ डेटा भी हम लोगों ने स्टोर कराना है, जो कि वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कराएंगे, जाहिर बात है। एंड फंक्शन टू मैनिपुलेट डाटा, और उस डेटे को मैनिपुलेट करने के लिए, मतलब उस पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कराने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फंक्शंस। अ क्लास इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। क्लास जो है वो हमारे पास यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। हमारे पास जो डेटा टाइप्स होती हैं वो दो तरह की होती है, एक होती है प्रीमिटिव डेटा टाइप और एक होती है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। प्रीमिटिव डेटा टाइप वो ऐसी डेटा टाइप्स होती है जो आपके ऑलरेडी बनी हुई होती हैं, जैसे इंट है, फ्लोट है, कैर है, डबल है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, ये तमाम के तमाम प्रीमिटिव हैं। जबकि जो हम खुद बनाते हैं जिसके अंदर कुछ ना कुछ, जैसे डिफ़ाइन हो गया, क्लास हो गया, स्ट्रक्चर भी जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, शायद लास्ट से एक पहले वाले लेक्चर में, तो वो भी हमारे पास यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होती है। नाउ क्लासेस तो होगी, अब ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है। सो इंस्टेंस ऑफ क्लास आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट। हर क्लास का कोई ना कोई इंस्टेंस, कोई ना कोई हिस्सा वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट की एनालॉजी मैं आपको इस तरह से समझा सकता हूँ कि जैसे आप लोग फ्रूट्स को कंसीडर करें, फ्रूट्स। अब फ्रूट्स जो है वो एक जर्नल टर्म है। अब मैं जब फ्रूट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ तो उसके अंदर आपके हर फ्रूट आ जाता है जो जो भी एग्जिस्ट करता है। एप्पल है, बनाना है, मैंगो है, हर एक चीज़, वो जब मैं फ्रूट का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा तो उसके अंदर हर एक चीज़ उसके अंदर कंसीडर की जाएगी। बट जब मैं स्पेशली बोलूँगा कि भाई एप्पल, तो तब क्या होगा कि मैं उस एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर रहा हूँ। तो जो फ्रूट है उसको आप क्लास कंसीडर कर सकते हैं, जबकि उसके अंदर जो फलों के नाम है या जो जो आपकी कैटेगरी है उसको आप लोग ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। सिमिलरली एक और एनालॉजी से अगर मैं आपको इसको समझा सकूँ क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट की, वो ये कि जिस तरह स्कूल्स में एक क्लास बनी होती है स्टूडेंट्स की, जैसे क्लास 6th है, 7th है, 8th है, 9th है, 10th है, तो अब ये क्लास क्यों बनाई जाती है? वो इसलिए बनाई जाती है कि हमारे पास जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है और सब बच्चों ने एक ही कोर्स पढ़ना है, एक ही चीज़ पढ़नी है। तो हम लोग क्या करते हैं, उन सारों को इकट्ठा करके एक क्लास में डाल देते हैं। अब इनको क्लास में डालने से फ़ायदा क्या हुआ? अब देखें, अगर कोई नया बच्चा स्कूल में इनरोल होता है तो उसके लिए कोई अलहदा से कमरा और अलहदा से कोई टीचर और अलहदा से उसकी हर एक चीज़ तो असाइन नहीं होती ना, क्योंकि अगर एक क्लास में 50 बच्चा है तो अगर वो 50 बच्चा इनरोल हो रहा है तो उसके लिए 50 कमरे और 50 टीचर्स और बाकी जो भी मामलात होते हैं, तो आप देखें कितना कम्प्लेक्स चीज़ हो जाएगी। तो इसी चीज़ को शॉर्ट करने के लिए वो क्या करते हैं कि भाई सब बच्चों ने पढ़ना तो एक ही सब्जेक्ट है, सब बच्चों का काफ़ी सारी चीज़ें तो सिमिलर ही हैं, तो उनको एक क्लास में बना दिया जाता है और वहाँ पर उन सबको बिठा दिया जाता है। तो अब इस सूरत हाल में जो आपकी क्लास होगी, मतलब कि जो क्लास 9th होगी, वो आपके पास सेम वर्क करेगी जैसे यहाँ क्लासेस वर्क करती हैं, और जो उसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो आपके एक्ट करेंगे एज आ ऑब्जेक्ट। अब देखें, स्कूल ने एक क्लास बना दी, अब भी फ़िलहाल वो खाली है। अब जैसे कोई नया स्टूडेंट इनरोल होगा वो उस क्लास में एंटर हो सकेगा, उसके तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा, उसकी जो जो चीज़ है, जो जो सब्जेक्ट्स उसको पढ़ाए जाएंगे उनको पढ़ेगा, तो हर एक की मतलब उनकी फैसिलिटी से वो अवेल कर पाएगा, ऐसे है।
तो सिमिलरली ऑब्जेक्ट्स आते जाएंगे, क्लास में एंटर होते जाएंगे, उस क्लास से उसका ताल्लुक बनता जाएगा, जितने भी ऑब्जेक्ट आते रहेंगे। सेम काम हम लोग यहाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में करते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में अगर हम लोग इसी सिचुएशन को लेके चलते हैं कि हमारे पास कोई 50-100 अगर ऑब्जेक्ट्स आ गए, तो हम उसका हर एक का वेरिएबल बनाने बैठते, हर एक को एरे में स्टोर कराने बैठते, हर एक का अलहदा से स्ट्रिंग बनाते, तो वो एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स हमारा प्रोग्राम चला जाता। तो इसी चीज़ से बचने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जहाँ आपकी सिमिलर चीज़ें यूज़ हो रही हैं तो आप उसकी एक क्लास बना दें और उसके अंदर वो फंक्शंस, वो मेथड डिफ़ाइन कर दें जो सेम रह रहे हैं सब में, और फिर उसको जो है उसके ऑब्जेक्ट बना के उसको कॉल करते रहें। तो ये एक तरीका है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो आई होप आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का आप समझ में आ गया होगा। सो नाउ बढ़ते हैं हम लोग डेफिनेशन ऑफ क्लास। नाउ हाउ टू डिफाइन अ क्लास इन आवर प्रोग्राम। तो क्लास को डिफाइन करने के लिए सिंपल कीवर्ड लिखना पड़ता है क्लास का, और देन आगे लिखना होता है नेम ऑफ क्लास। अब नेम ऑफ क्लास की जगह आप कोई भी नेम लिख सकते हैं जो आपकी क्लास आप रखना चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं अपनी क्लास का नाम रखना चाहूँ स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ नेम ऑफ क्लास को रिप्लेस कर दूँगा स्टूडेंट्स से, और उसके बाद ये जो बॉडी है कर्ली ब्रेसेस के अंदर, इसके अंदर आप अपने तमाम फंक्शंस बना सकते हैं, अपने तमाम वेरिएबल्स बना सकते हैं, जो कि आपका हर ऑब्जेक्ट्स आप चाहते हैं कि यूज़ कर पाए। तो इसको एक दफ़ा VS कोड में देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सो हम लोग आ चुके हैं अपने VS कोड में, और यहाँ आने के बाद आप लोगों को क्लास बना के दिखानी है मैंने। तो क्लास बनाते हैं हम लोग मेन सेक्शन से ऊपर। तो क्लास बनाने के लिए सिंपल आप लोगों ने करना क्या है कि यहाँ लिखना है क्लास, और क्लास का कीवर्ड लिखने के बाद आप लोगों ने क्लास बनानी है। तो इस टाइम मैं जो क्लास बनाने लगा हूँ उसका नाम होगा डेट। मतलब कि सिंपल सा हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जो ना डेट को डिस्प्ले करेगा, यानी कि जो हम उसको डेट देंगे ना उसको डिस्प्ले करेगा। ये आपका ना प्रोग्राम आपके हैंड्स आउट में ही है, इसलिए मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ, नहीं तो मैं दूसरी एग्जांपल से भी आपको समझा सकता था, लेकिन बेहतर होगा कि आपके जो हैंड्स आउट है ना उसी वाली एग्जांपल को मैं आपसे समझाऊं। ये डेट लिखने के बाद मुझे यहाँ कर्ली ब्रेस देनी होगी और यहाँ लास्ट में एक सेमीकोलन लगाना होगा। तो इस तरह से क्लास को डिफाइन किया जाता है। अब ये वाली बीच वाली लाइन्स है ना, इसके अंदर मैं अपना तमाम का तमाम कोड लिखूंगा, फंक्शंस लिखूंगा। तो वो हम लोग जब अभी पढ़ते हैं ना फिर मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ एक बात याद रखें ये कि जो क्लास होती है ना, इसका जो नाम आप रखते हैं उसका पहला लेटर ना कैपिटल रखा करें। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ऐसे ही लिखा जाता है, समझ लें, क्योंकि इससे ना हमें मालूम चल जाता है कि जो हम यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं ना मेन सेक्शन में वो एक क्लास है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। सो ये होती है क्लास डिक्लेरेशन। नेक्स्ट हम लोग बढ़ जाते हैं सेपरेशन ऑफ इंटरफेस फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन। नाउ इन नॉर्मल प्रोग्रामिंग वी विल लाइक टू सी द डेटा इनकैप्सुलेटेड। इनकैप्सुलेट, कैप्सूल तो देखा हुआ ना दवाई वाला, जिसके अंदर जो दवाई होती है वो कैप्सूल के अंदर होती है ताकि वो प्रोटेक्ट रह सके। सही है, ये इनकैप्सुलेट उसी चीज़ का नाम है कि जिसके अंदर हमारा डेटा प्रोटेक्ट रह सके, ऐसा कोई प्रोग्राम बनाए। इट मीन्स डैट डाटा इज़ हिडन समवेयर। मतलब ये कि डाटा जो है वो आपका हाइड हो, ऊपर आपकी लेयर बस नज़र आ रही हो। सिमिलरली जैसे कैप्सूल होता है, दवाई आपको अंदर नहीं नज़र आ रही होती, जो पाउडर होता है आपको बस कैप्सूल नज़र आ रहा था उसका प्लास्टिक, तो इसको बोला जाता है इनकैप्सुलेशन। अब ये सेपरेशन ऑफ इंटरफेस फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअल में होता क्या है कि आपका जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना, इसके अंदर हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम पब्लिक बना सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम प्राइवेट बना सकते हैं। देखें यहाँ पर जैसे मैंने लिखा, ये पब्लिक और प्राइवेट हम क्यों बनाते हैं। देखिए स्ट्रक्चर जब हम लोगों ने पढ़ा था ना, स्ट्रक्चर्स पता नहीं लास्ट तो सेकंड लास्ट लेक्चर में इसके, तो उस स्ट्रक्चर के अंदर मसला ये था कि ना तमाम की तमाम चीज़ें होती थी पब्लिक। अब पब्लिक होने का ना सबसे बड़ा नुकसान ये है कि कोई भी जो प्रोग्रामर है वो उसको चेंज कर पाता है और कोई काफ़ी मसले मसाइल हो सकते हैं। देखा ना, हर चीज़ अगर पब्लिक पड़ी हो तो वो ज़ाहिर बात है कोई ना कोई उसको नुकसान पहुंचा सकता है। बट अगर हम चाहते हैं यार नहीं यार ऐसा कोई ना हल हो, तो हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें पब्लिक कर देते हैं। जो हमारी काम की चीज़ होती है ना इंपॉर्टेंट, जिसको हम चाहते हैं कि कोई भी पंगे ना कर सके, कोई भी उसको छेड़ ना सके, तो उसको हम लोग प्राइवेट कर देते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर भी यूज़ करते हैं। तो द डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी ऑफ ऑल द डेटा मेंबर एंड फंक्शंस इन अ क्लास इज़ हिडन एंड प्राइवेट। अब क्लास में इसके बरक्स मैं यहाँ पे जितने भी वेरिएबल अपनी क्लास में बनाऊंगा वो बाय डिफ़ॉल्ट हिडन हो गए। अगर मुझे उसको पब्लिक करना है तो मुझे उसको पब्लिक का कीवर्ड लिखना होगा। सेम लाइक यहाँ नीचे एग्जांपल में देखें तो यहाँ पर मैंने देखा वही क्लास डेट बनाई है, और यहाँ पर देखें मैंने एक कीवर्ड लिखा है प्राइवेट और एक कीवर्ड लिखा है पब्लिक। अब प्राइवेट के आगे भी मैंने एक कॉलन डाला हुआ है, पब्लिक के आगे भी एक कॉलन डाला हुआ है। इससे मुराद ये है कि अब जो आगे जितने भी लाइन्स स्टार्ट हो रही हैं वो तमाम की तमाम प्राइवेट हैं। सिमिलरली पब्लिक के आगे जितने भी लाइन स्टार्ट हो रही हैं वो तमाम की तमाम पब्लिक है।
सो इसको भी मैं आपको एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर आने के बाद अब मुझे क्या करना है कि पब्लिक और प्राइवेट बनाना है। तो वहाँ पहले प्राइवेट लिखा होता है, लेकिन मैं यहाँ पर पहले पब्लिक लिख देता हूँ और इसी तरह प्राइवेट। बाय डिफ़ॉल्ट वैसे प्राइवेट ही होता है, मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये 2 लेबल बनाए जाते हैं। अब मैं यहाँ पर जितने भी कोई फंक्शन लिखूँगा ना, जो भी फंक्शन लिखूँगा तो वो मेरा जो है पब्लिक रहेगा। इस सिमिलरली अगर प्राइवेट में अगर मैं कुछ डेटा घुसा देता हूँ, जैसे कि इंट डे है, तो ये मेरे पास जो है वो प्राइवेट रहेगा। तो ये इस तरह से प्राइवेट और पब्लिक जो है वो काम करते हैं। मैं इसको अभी आपको रन करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर मैं इसको रन भी कर दूँगा तो कुछ शो नहीं होगा। तो ये अभी हम थोड़ी देर में इसका एक प्रोग्राम देखेंगे ना, तब आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ आएगा। बहरहाल पब्लिक में ये, बहरहाल एक बात इसमें ये याद रखें कि जितने भी हम लोग फंक्शंस बनाते हैं ना, फंक्शंस वो आपके तमाम के तमाम आप लोगों ने पब्लिक रखने होते हैं, और जितने भी आप लोग अपने वेरिएबल्स बनाते हैं ना, वो आपने तमाम के तमाम अपने प्राइवेट रखने होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। इसकी वजह ये है कि जो वेरिएबल्स है ना, उसके अंदर होता है आपका डेटा, और आप हरगिज़ नहीं चाहोगे कि आपके डेटे के साथ कोई छेड़ पंगा करे, है ना। तो आप क्या करोगे, उसको प्राइवेट कर दोगे ताकि कोई उसको एक्सेस ही ना कर पाए। सही है। सिमिलरली जो फंक्शन है वो तो यार हर किसी ने ना चलाने होते हैं ना, रन करवाने होते हैं, तो उसको आप लोग प्राइवेट नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता कुछ ना कुछ फंक्शन आप लोग प्राइवेट कर सकते हैं, कोई ये मसले वाली बात नहीं है, लेकिन जो फंक्शन होते हैं ना, उसको आपको यहाँ मेन में कॉल करना होता है। अगर आप इसको प्राइवेट कर देंगे तो आप उसको मेन में कॉल नहीं कर पाएंगे। तो ये भी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, पहले पढ़ लें ज़रा। ओके, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो आपका हो गया। अब हम इसका देख लेते हैं एक सैम्पल प्रोग्राम, ताकि आपको ज़रा अच्छे से समझ आ जाए। तो सैम्पल प्रोग्राम में मैं एक्चुअली करने के वाला हूँ, आपको ना डेट प्रिंट कराना सिखाने वाला हूँ। सिंपल सा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। तो इसके अंदर मैं पब्लिक में आपको जैसे बताया ना कि ना फंक्शंस हम लोग बनाते हैं, तो इसके अंदर मैंने वही अभी जो डिस्प्ले का फंक्शन बनाया ना, इसका काम क्या होगा, जो हमारे पास स्क्रीन है उसके ऊपर हमारी डेट को प्रिंट करा देगा। सिमिलरली मैं एक और फंक्शन बनाने लगा हूँ जिसका नाम होगा सेट डे। सेट डे फंक्शन क्या करेगा, मेरे पास जो डे है ना, यानी कि आज की जो तारीख़ है, वो मेरे पास इनपुट लेगा यूज़र से। सिमिलरली एक मैं सेट मंथ नाम से बनाऊंगा फंक्शन, जो कि मेरे पास मंथ को इनपुट लेगा। सही है। और सिमिलरली एक मैं ईयर के नाम से मेथड बनाऊंगा, जिसका काम होगा कि वो जैसे आज 2023 है, तो वो ईयर को इनपुट ले लेगा। तो ये 4 फंक्शन मैंने रख दिए पब्लिक और प्राइवेट में मैं इनके वेरिएबल रख दूंगा। तो प्राइवेट में वेरिएबल एक होगा डे का, और एक होगा मंथ का, MONTH मंथ, और एक होगा ईयर का। ये तमाम के तमाम वो वेरिएबल है जिनके अंदर मेरे ये डेटा जाके स्टोर होगा। नाउ यहाँ तक करने के बाद ये मेरी क्लास होगी कंप्लीट। अब मुझे यहाँ पर बनाना है इसका फंक्शन। सही है। तो क्लास से मैं बाहर आऊँगा, सबसे पहले तो इन तमाम फंक्शंस को बना लूँगा, डिस्प्ले को भी, सेट डे को भी, सेट मंथ को भी, और सेट ईयर को भी। इसको बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप लोगों ने डेटा टाइप देनी है, उसके बाद क्लास का नाम लिखना है। देखो क्लास का नाम मेरा क्या था, डेट, तो डेट लिखूंगा, और उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बोला जाता है इसको, डबल कॉलन को। अगर आप ये नहीं लगाते ना, तो आप इस क्लास से इंटरेक्ट नहीं कर पाते। सही है। ये एक किस्म का ना बैज होता है। जैसे अभी हमने देखा ना, स्कूल की एग्जांपल ली, तो स्कूल में जाने के लिए आपको एक उसका प्रॉपर ना यूनिफॉर्म और बैज वगैरह और एक स्टूडेंट ID चाहिए होती है। तो ये सिमिलरली वैसे काम करता है कि हम जो सेट डे बनाने वाले हैं वो इस क्लास का हिस्सा है, क्योंकि आप लोग अपने प्रोग्राम में एक क्लास नहीं बनाते। जब आप प्रोडक्शन लेवल पे काम कर रहे होते हैं तो मल्टीपल क्लासेस होती हैं, तो वो मल्टीपल क्लासेस में मिक्स अप ना हो जाए, तो इसके लिए ये आता है। अब इसका काम क्या है, ये मेरे पास एक पैरामीटर ले रहा है आई के अंदर मेरे पास मैं कुछ ना कुछ वैल्यू इनपुट करूँगा, और वो असाइन हो जाएगी इस वेरिएबल को। ये डे वेरिएबल जो हमने बनाया ना, इसको असाइन हो जाएगी। सही है। सिमिलरली एक और मैं वो बनाऊँगा फंक्शन, जिसका नाम होगा void, और इसकी जो वो होगी वो डेट, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, सेट मंथ, और इसको भी मैं अपना कंप्लीट कर लूँगा। ठीक है। इसके अंदर मैंने मंथ को असाइन करा दिया। सिमिलरली एक और मैं फंक्शन बनाऊँगा जिसके अंदर मैं अपने ईयर को असाइन करा रहा हूँगा। सिमिलरली एक डिस्प्ले का फंक्शन बना लेंगे। डिस्प्ले का फंक्शन हमारे पास क्या करेगा, ये सिंपली सी आउट करा देगा हमारे पास कि डे, उसके बाद इस तरह ब्रैकेट, मंथ और ईयर। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार ये ऑटोमेटिकली कैसे लिखा हुआ है, तो ये VS कोड में ऑटोमेटिकली AI का ऑप्शन होता है, तो उसके अंदर से ये लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली, मुझे लिखना भी नहीं पड़ रहा। तो इससे क्या होता है, टाइम बच रहा है आपका। सही है। मैं बाकी समझ में आपको नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट में बता दें। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बस सिंपल सा जो हम फंक्शन बनाते हैं वैसे काम कर रहे हैं। ईयर को वैल्यू असाइन कर रहे हैं, मंथ को वैल्यू असाइन कर रहे हैं, डे को वैल्यू असाइन कर रहे हैं। सिमिलरली एक डिस्प्ले का फंक्शन बनाया जो इन तीनों की वैल्यू को प्रिंट करा देगा, यानी कि डे को भी, मंथ को भी
और ईयर को भी, ठीक है। तो बस और कुछ भी नहीं हो रहा। ये तीनों फंक्शन बनाने के बाद अब हमारा काम आता है मेन में। तो मेन में हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, डेट का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो डेट का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्लास का नाम लिखते हैं। क्लास का नाम हमारा क्या, डेट, देखे ऊपर लिखा भी है क्लास डेट। और उसके बाद कोई ना कोई उसका नाम दे देते हैं ऑब्जेक्ट का। जैसे स्टूडेंट्स की क्लास हम लोगों ने एग्जांपल ली ना, क्लास में स्टूडेंट्स, तो जो स्टूडेंट्स है उसके अंदर जो उसके नेम होंगे, जैसे अली हो गया, अमजिद हो गया, बासित हो गया, ये उसके ऑब्जेक्ट्स हैं। तो सिमिलरली डेट का ऑब्जेक्ट जो मैं बनाने जा रहा हूँ उसका नाम मैंने रखा है डी, ताकि कॉम्प्लिकेटेड ना हो चीज़ें। ये बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करूँगा, मैं अपने फंक्शन के अंदर वैल्यू सेट करूँगा। अब इसको सेट करने का तरीका क्या है कि आप लोग ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, डॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, और उसके बाद सेट डे जो हम लोगों ने अभी फंक्शन बनाया उसके अंदर वैल्यू दे देते हैं। तो आज की तारीख मैं यहाँ से देख लेता हूँ, तो वो है 20। तो मैं इस फंक्शन के अंदर पास कर दूंगा 20 और ये सेमीकोलन लगा दूंगा। इससे क्या होगा कि ये सेट डे वाला फंक्शन कॉल होगा। किधर गया जी सेट डे, ये वाला। इसके अंदर ये वैल्यू आई के पास पहुंचेगी 20, और 20 फिर आई जो है वो डे को असाइन कर देगा, और कुछ भी नहीं है। सिमिलरली मैं सेट मंथ भी कर लूँगा। तो मंथ इस टाइम मेरे पास 7 चल रहा है, जुलाई का महीना है, गर्मी में बैठा हूँ आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और इसके बाद मैं ईयर सेट कर दूंगा, और ईयर इस टाइम 2023 है, तो ये मैं सेट कर दूंगा। नाउ ये करने के बाद सिंपली मैं डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल कर लूँगा और मेरे पास जो है वैल्यूज़ प्रिंट होके आ जाएंगी। तो एक दफ़ा ओवरऑल इस प्रोग्राम को देख लें आप। छोटा कर देता हूँ मैं। सबसे पहले देखिए मैंने क्लास बनाई जिसका पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक में मैंने तमाम फंक्शन रख दिए, प्राइवेट में सारे वेरिएबल रख दिए। उसके बाद मैंने जो पब्लिक में उसके बाद जो मैंने पब्लिक में फंक्शंस बनाए थे उनको मैंने यहाँ पर बना लिया सबको विद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ताकि इस क्लास से वो जाके मैच करें। नेक्स्ट स्टेप क्या किया कि मेन में आए और हम लोगों ने उसी अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद तमाम के तमाम वैल्यूज़ को सेट किया फंक्शन के ज़रिए, और उसके बाद लास्ट में डिस्प्ले करा दिया। तो अगर इसको मैं रन करूँ तो देखते हैं हमारे पास क्या प्रिंट होके आता है। देखें, सो हमारे पास सिंपली डेट प्रिंट होके आ जाएगी जो हमने इसको इनपुट दी 2723। देख रहे हैं यहाँ पर ये जूम नहीं होता कंसोल इसका, तो आप लोग स्क्रीन को जूम करके देख सकते हैं। 2723 मेरे पास प्रिंट होके आ गया, 2723। तो इस तरह से क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट आपकी वर्क करती हैं। अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि यार इसका फ़ायदा क्या है, हमें तो कुछ भी मतलब कि चेंज नज़र नहीं आ रहा। तो इसका फ़ायदा बहुत है कि अगर मैं इसको मल्टीपल टाइम भी करना चाहूँ ना, तो वो मैं इस तरह कर सकता हूँ। ये देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट बनाया, फर्स्ट करें वहीं एक स्टूडेंट था, ये वाला डी। सिमिलरली एक और स्टूडेंट आ जाता है जिसका नाम है D2। तो मैं यहाँ पर सिंपली अगर D2 कर दूँ सब की जगह, यहाँ सब की जगह अगर मैं D2 कर दूँ और इसकी जो डेट है उसको मैं 19 कर दूँ, और इसको मैं अगर कर दूँ 6, और इसको मैं अगर कर दूँ 2030। तो देखिए अगर इसको भी मैं अगर प्रिंट करूँ तो देखना सबसे पहले मेरे पास D1 की वैल्यू प्रिंट होके आएगी, यानी कि D की, और उसके बाद D2 की। देख रहे हैं 2723 और उसके बाद 19, 6, 20, 30। तो ये मेरे पास वैल्यूज़ जो है वो सबकी प्रिंट होके आ गई। सिमिलरली अगर मैं इसके 50-100 ऑब्जेक्ट भी बनाऊँ ना, तो मुझे हर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए दोबारा से नया फंक्शन, दोबारा से नया वेरिएबल नहीं बनाना पड़ेगा। मैं सिंपल क्लास के ऑब्जेक्ट को चेंज करूँगा और मेरा काम हो जाएगा। तो यार आप लोग भी कह रहे होगे इतना डिटेल बंदा खैन जाता है ये, लेकिन क्या करें, आपको समझाना है, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग अपना टाइम लेके आया करें वीडियोस में। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक कंस्ट्रक्टर एंड डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट विथ कंस्ट्रक्टर। नाउ कंस्ट्रक्टर हमारे पास ऐसे फंक्शंस को बोला जाता है जो अपने आप को ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करा देता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाए। तो जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स की अगर वहीं एग्जांपल लें, तो अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे पास क्लास में इनरोल होता है तो ऑटोमेटिकली उसको उसका रोल नंबर असाइन हो जाता नहीं हो जाता। तो ऐसे कोई समझ ले कंस्ट्रक्टर बोला जाता है। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा अलग वर्क करता है, लेकिन काम उसका यही है कि ऐसा हम लोग फंक्शन बना दे जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर ले, जैसे कोई नया ऑब्जेक्ट हम क्लास के ज़रिए से बनाएं। अब इसके अंदर भी हमारे पास डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट होते हैं, तो सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टर को बनाना सीख लेते हैं, फिर आते हैं हम लोग डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट की तरफ। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए सिंपली इसको तो अभी फ़िलहाल के लिए कैंसिल करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर बनाया जाता है यहाँ पर क्लास के अंदर, पब्लिक जहाँ पर आपका सेक्शन होता है ना, वहाँ पर। अब कंस्ट्रक्टर जो है वो आप लोग इस तरह से बनाते हैं, उसका नाम जो है वो क्लास के नाम से ही रखा जाता है। मतलब ये कि हमारी क्लास का नाम क्या है इस टाइम, डेट है। तो मैं यहाँ पर सिंपल लिखूँगा डेट, और इसको इस तरह ब्रैकेट में इनक्लोज करके एक फंक्शंस मैं यहाँ पर अगर बना दूँ तो ये मेरे पास कंस्ट्रक्टर बन जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यूज़ पास कर दूँ, यहाँ पर इंट आई है, और बल्कि थोड़ा सा अच्छा लिखते हैं इंट डे है,
और इंट ईयर है, बल्कि मंथ है, और इसी तरह इंट ईयर है। और उसके लिए भी मैंने, क्योंकि अगर ये क्लैश हो गया ना तो फिर भी मसला आ जाएगा, तो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ द ईयर, द डे, द मंथ और द ईयर। इस तरह से इसको ना मैं बना लेता हूँ। अब इसको करने के बाद मुझे नेक्स्ट क्या करना है कि जो डे, मंथ और ईयर है ना, मेरे ये वाले वेरिएबल जो प्राइवेट हैं, इनके अंदर मैं ये वैल्यू असाइन कर दूँगा। तो ये मेरे पास कंस्ट्रक्टर इस तरह से बन जाता है। अगर मैं इसको भी रन करूँ ना तो इससे कोई कुछ होगा नहीं। तो कंस्ट्रक्टर को यूज़ करने के लिए आप सिंपली क्या करते हैं, जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया होता है ना, उसके अंदर जो आपका मतलब के वैल्यूज़ आप लोगों ने पास करनी, तो वो यहाँ से डायरेक्ट आप लोग पास कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप इस तरह से इसको पास करें। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पर इसको हटा के ना सिर्फ इसी को ही अगर मैं रन करूँ तो देखना मेरे पास 10, 12 और 2000 मेरे पास प्रिंट होके आ जाएगा। तो इसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टर। मतलब ये कि अब आपको एक एक फंक्शंस को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है डॉट ऑपरेटर के साथ। सिंपली आप डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करें, बाकी आप यहाँ पर आर्गूमेंट दे के उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीका होता है कंस्ट्रक्टर का। अब नाउ डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स क्या होते हैं इसमें, वो भी एक लास्ट टॉपिक है इसका कि डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट इसमें किस तरह से सेट किया जाते हैं। तो सिंपली आपने जहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाया होता है ना, यहाँ पर द डे से, इसको फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि कोई अगर ईयर देना भूल जाए तो वो ऑटोमेटिकली 2023 कर दे, क्योंकि डेट तो 2023 में चेंज होती रहती है, लेकिन जो ईयर है वो चेंज नहीं होता। तो मैंने यहाँ पर इसको डिफ़ॉल्ट दे दिया। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिफ़ॉल्ट बनाना सीखा था फंक्शंस में, तो ये सेम वही वैसा चीज़ है। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ कोड में और अपने किधर गया मेरा, इसको ये सन 2000 को मैं अगर हटा दूँ यहाँ से और इसको अगर मैं रन करूँ तो देखना मेरे पास 10, 12 और 2023 आ गया। ठीक है, अगर मैंने मिसिंग कर दिया, अगर मैं ये ना देता डिफ़ॉल्ट तो देखना मुझे एरर देखने को मिलता। तो अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ और अब इसको अगर मैं रन करूँ तो देखना मुझे एरर आएगा। ये देखा कितना बड़ा एरर आ गया, कहता है आपने एक मिस कर दिए। तो ये फ़ायदा होता है डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट पास करने का। ठीक है, ताकि अगर हमारे पास कोई गलती से कोई अगर वैल्यू ना भी दे पाए तो वो उसकी रिप्लेस कर दे। अब अगर मैं इसको ना वैल्यू चेंज करके यहाँ पर कर दूँ 2030, ठीक है 2030, तो अब मुझे 2030 क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा देख लेते हैं। तो देखिए मुझे 2030 मिल गया। इसका मतलब जब मैं यहाँ नई वैल्यू डालूंगा तो वो जाके इसको ओवरराइट भी कर देता। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंस्ट्रक्टर, क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।